हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं गौरव राव, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आप लोगों के साथ हाजिर हूं एक बार फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड स्टेप। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने शुरू कर लिया था, जिसमें सबसे पहले हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 भी हमने सोल्व करी थी। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम बेटा करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। आप बोलोगे सर पिछली क्लास में आपने चैप्टर शुरू तो कर दिया था बट केवल एंगल्स की ही बात करते रह गए। तो आज आपको लेके आएंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारी डिटेल देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिटेल में पढ़ाएंगे। तो बहुत, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपका पूरा का पूरा फोकस इधर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, हमने क्या करा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था अक्यूट एंगल का, है ना, बचपन में, मतलब 10th में। मैंने पिछली क्लास में भी छोटा सा रिकैप दिया था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को इस तरीके से, ये शॉर्ट ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, हमारे लिए साइन थीटा क्या था, साइन थीटा रेशियो होती थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की। कोसेकेंड थीटा इसका उल्टा हो जाता था, कोसेकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की रेशियो होती थी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की रेशियो होती थी। ठीक उसी प्रकार कोस थीटा रेशियो होती थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, टेन थीटा बेटा रेशियो होती थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा। अब हम इस कंसेप्ट को, अब हम इसको एक्सटेंड करने वाले हैं, इस कंसेप्ट को इलैबोरेट करने वाले हैं, और केवल रेशियोज तक सीमित ना रहते हुए आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक चलेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक इसको लेके जाएंगे हम। एंगल्स हम पढ़ चुके हैं, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर्स को, बहुत सारी आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करना पड़ेंगे, बट आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। उनका ग्राफ क्या होता है, डोमेन एंड क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आप। ठीक है, डोमेन रेंज पढ़ेंगे हम, उनके साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उनके ग्राफ्स देखेंगे हम। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नाउ एक इस डायग्राम पर ध्यान दो, इधर जो लिखा है उस पर ध्यान मत दो, इस डायग्राम पर ध्यान दो। एक ये यूनिट सर्कल लिया बेटा, मैंने क्या लिया, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब है बेटा रेडियस 1। रेडियस जो है वो आपका 1 यूनिट है, उसको चाहे तुम सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, 1 यूनिट मैंने लिया। अच्छा, 1 यूनिट मैंने, 1 यूनिट सर्कल लिया मैंने, और मैंने इसको कार्टेशियन प्लेन पर आपका ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इस सर्कल का सेंटर बेटा ओरिजिन है, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, 0 को डिनोट कर रहा है। अब कोई भी एक पॉइंट लो पी ए कोमा बी, ये पी ए कोमा बी मैंने इस सर्कल पे एक पॉइंट लिया, और ये जो आर्क है ना बेटा, इसकी लेंथ है एक्स, इस आर्क की लेंथ है एक्स। तो अब तुम जानते हो ये आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल सबटेंड करेगी एक्स रेडियन का। तो ये जो आर्क है बेटा हमारी, लेंथ ऑफ आर्क एक्स आई, तो ये कोरेस्पोंडिंग एंगल, ये एंगल कितना सबटेंड करेगी, ये एंगल सबटेंड करेगी बेटा एक्स रेडियन का, एक्स रेडियन का एंगल सबटेंड करेगी। और ये यहां पे देख पा रहे हो, ये जो एंगल है ये है आपका एक्स रेडियन का एंगल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस OA को अगर मैंने ए एंगल से ऊपर कर दिया, ये इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, ये एक्स आ गया। ठीक है, तो अब तुम ये ए कोमा बी जो पॉइंट लिया था, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, वाई एक्सिस पर ये डिस्टेंस बी है। तभी तो ये पॉइंट आया कि भाई एक्स एक्सिस यहां तक एक्स है, और ये वाई एक्सिस इसके कोरेस्पोंडिंग ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई। ठीक है, तो अब मैं डिफाइन करता हूं बेटा, अब मैं क्या डिफाइन करता हूं, कोस एक्स मेरा ए आएगा। ठीक है, और ये कैसे आएगा, उस रेशियो से रिलेट भी कर सकते हो तुम, चाहो तो रेशियो से रिलेट भी कर सकते हो। ये एंगल है आपका, तो ये बेस का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा आपका।
ठीक है। और कोस थीटा की रेशो में जानता हूं क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 1 आ रहा है, इस सर्कल का रेडियस 1, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है और बेस यहां पर ए है, तो यहां से मेरा कोस एक्स, यहां पे थीटा लेते तो कोस एक्स क्या आया, इस बार एंगल एक्स है तो कोस एक्स आ गया मेरा ए, कोस एक्स मेरा आ गया बेटा ए। और साइन एक्स क्या आएगा बी। साइन एक्स क्या होगा भाई, साइन एक्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन जल्दी से बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बी, हाइपोटेन्यूज 1, साइन एक्स आ गया बी। तो कोस एक्स मेरा ए आ गया, साइन एक्स मेरा बी आ गया, कोस एक्स मेरा ए आ गया, साइन एक्स मेरा बी आ गया। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करो अगर तुम, तो वो होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हारा आ गया 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 1, और ए है तुम्हारा कोस एक्स, बी है तुम्हारा साइन एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया 1, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया 1। बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर लो। यूनिट सर्कल लिया मैंने, यूनिट सर्कल होने का मतलब ये पॉइंट 1,0, ये 0,1, ये -1,0, ये 0,-1, ठीक है। अब ये यूनिट सर्कल में मैंने इसको एक्स एंगल से चेंज करा है, ये लेंथ ऑफ आर्क एक्स है तो ये एक्स रेडियन एंगल होगा, ठीक है, एक्स रेडियन एंगल होगा, ये लेंथ एक्स है आपकी, इससे यहां से ये पॉइंट कोई भी हो गया P A, B, तो ये हो गया A, ये हो गया B, यहां से तुम्हारा कोस एक्स A आ गया, साइन एक्स B आ गया। क्लियर, ये डायग्राम में सारा कुछ आंसर हैं तुम्हारे, इस डायग्राम में, इस यूनिट सर्कल में आपके सारे आंसर्स हैं, ठीक है। तो अब यहां से आप कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पर अराइव हो गए हो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पर अराइव हो गए हो। अब देखो पूरे रेवोल्यूशन कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पूरा का पूरे रेवोल्यूशन की मैं बात करूं, यहां से यहां तक आ गए तो पूरा रेवोल्यूशन एंगल सबटेंड करता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करता है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन एंगल जो सबटेंड करता है वो करता है 2 पाई रेडियन। तो अगर मेरे को यहां से AOB निकालना हो तो मेरे को पता चल रहा है बेटा कि ये पूरे रेवोल्यूशन का 1/4 है, आप देख भी पा रहे हो बहुत आसानी से, पूरे रेवोल्यूशन का 1/4 है। तो एंगल AOB क्या होगा, एंगल AOB क्या आ जाएगा, एंगल AOB को मैं लिख सकता हूं 2 पाई, इसका 4th पार्ट है अपॉन 4, मतलब π/2, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ऐसे ही AOC ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो AOC आधा हो गया बेटा, AOC पूरे रेवोल्यूशन का आधा हो गया है, AOC पूरे रेवोल्यूशन का आधा हुआ तो 2 π/2 करा तुमने AOC के लिए, तो AOC तुम्हारा पाई आ गया, AOC तुम्हारा पाई आ गया। अब AOD निकाल रहा हूं, आधे में ये 90 और ऐड हो रहा है, ये 3/4 पार्ट है पूरे का, 3/4 पार्ट है पूरे का, 3/4 इंटू 2 पाई मतलब 3 π/2, 3 π/2। इस तरीके से आपके एंगल आ गए 90, 180, 270 और फिर वापस से 360, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये परफेक्टली क्लियर हुआ। और अब अगर ध्यान से देखो, ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2, इनको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंटल एंगल्स, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। π/2 उसका पाई, फिर आपका 3 π/2 और ये आपका 2 पाई, ये कहलाते हैं आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्योंकि ये मल्टीपल हैं π/2 के, π/2, 2 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, 4 इंटू π/2, ठीक है। तो ये π/2 के मल्टीपल्स है, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल्स आपके कहला रहे हैं, इनको क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स की बेटा डेफिनेशन याद रखना, कई बार डायरेक्ट तुमसे बोल देगा क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स की डेफिनेशन बताओगे तो इससे आपका ये आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, आगे चलिए।
ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी के, ये कोऑर्डिनेट्स मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, यूनिट सर्कल है तो 1,0, 0,1 आपका -1,0 और 0,-1 होंगे। ये कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, यूनिट सर्कल है क्योंकि ये। ओके, ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन, आगे चले। अब देखो क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए अगर तुम देखना चाहो, क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए तुम देखना चाहो, कोस ऑफ 0 को ऑब्जर्व करना चाहो, कोस ऑफ 0 डिग्री को मैं देखना चाहूं बेटा, अगर कोस ऑफ 0 डिग्री को तुम देखना चाहोगे, कोस क्या है मेरा, कोस क्या है मेरा a, कोस क्या है मेरा a, और a की वैल्यू 1 आ रही है, a की वैल्यू 1 आ रही है, तो कोस 0 हो गया 1। भाई यहां पर ऑब्जर्व कर लो, यही तो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पर 1,0, a, b की जगह क्या लिखा है 1,0, तो a है 1, b है 0, मतलब साइन 0, मतलब बेटा साइन 0 आपका 0 हो गया, साइन 0 आपका 0 हो गया, b यहां पे 0 है तो साइन 0 0 आ गया। क्लियर। अब क्वाड्रेंटल एंगल π/2 पे आ जाओ। अब मैं अगर π/2 पे आ जाऊं, π/2 पे a, b की जगह क्या लिखा है आपका 0,1 है ना, मतलब a0 b1, मतलब सीधी सी बात है कोस ऑफ π/2 0 आ गया, कोस ऑफ π/2 0 आ गया। यहां से मेकआउट कर सकते हो तुम सारे के सारे, ठीक है। साइन π/2, साइन π/2, b आपका वैल्यू दे रहा है 1 को, तो साइन π/2 आएगा 1, b आपकी वैल्यू दे रहा है 1, a, b, यहां पे 0,1 है उसका मतलब, ठीक है। फिर तीसरे क्वाड्रेंटल एंगल्स पर आए, तीसरे क्वाड्रेंटल एंगल पर आऊं तो a, b की जगह लिखा है -1,0, मतलब इस एंगल के लिए, मतलब कोस ऑफ पाई के लिए a -1 है तो कोस ऑफ पाई होने वाला है -1, कोस ऑफ पाई होने वाला है -1, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये आप सीधा इस यूनिट सर्कल से रिलेट कर सकते हो, दिमाग में इस यूनिट सर्कल की पिक्चर बैठ जानी चाहिए बिल्कुल क्लियरली। ये यूनिट सर्कल को दिमाग में ऐसे कि आंख बंद करो तो ये यूनिट सर्कल और इस ये आपके कार्टेशियन प्लेन पर दिख जाए, कार्टेशियन प्लेन पर यूनिट सर्कल दिखेगा, आप ये सारी वैल्यूज मेकआउट कर पाओगे। यहां से साइन पी, साइन पाई, तो साइन पाई यहां पे बी जो, और बी क्या वैल्यू ले रहा है 0, तो साइन पाई आएगा आपका 0, ठीक है, साइन पाई आएगा आपका 0। फिर चौथे क्वाड्रेंटल एंगल्स पर आ जाऊं, फिर यहां क्वाड्रेंटल एंगल्स पर आऊं, यहां आऊंगा तो बेटा a, b दे रहा है, a, b दे रहा है 0,-1, मतलब कोस ऑफ दिस एंगल, कोस ऑफ दिस एंगल आने वाला 0, कोस ऑफ 3π/2 आने वाला 0, कोस 3π/2 0 आया। और साइन 3π/2 की बात करूं, अगर साइन 3π/2 की बात करूंगा तो वो आएगा -1, साइन 3π/2 की बात करूंगा तो वो आएगा -1, ठीक है। और फाइनली फिर से यहां पर पहुंचोगे तो कोस ऑफ 2π, कोस ऑफ 2π फिर से आपका वैल्यू 1 लेने वाला है, और साइन ऑफ 2π वैल्यू आपका 0 लेने वाला है, ठीक है। तो ये a और b की जो वैल्यू हैं, जो आपके ये पॉइंट्स है a, b, c और d, यहां पर स्मॉल a स्मॉल b जो वैल्यू ले रहे हैं, वहां से आप कोस x, मतलब आपके एंगल की कोस, इसकी 0 की, कोस π/2 की, कोस पाई की, कोस 3π/2 की, कोस 2π की, इन सब की वैल्यू लिख सकते हो। और बेटा इसमें, इस टेबल में ऑब्जर्व करने लायक क्या है, जब जब कोस, देखो कोस π/2 0 है, कोस 3π/2 0 है, ठीक है, मतलब कि कोस, अगर मैं बोलूं कोस ऑफ 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 पर कोस आ रहा है 0, n यहां पर आपका इंटीजर, मतलब 0 से 0 लोगे, ठीक है, 0 लोगे तो कोस π/2 0, 1 लिया कोस 3π/2 0, तो यहां से ये मेरे का ऑब्जर्व हो रहा है। साइन को ऑब्जर्व करूं बेटा, साइन 0 पर 0, पाई पर 0, 2π पर 0, मतलब साइन nπ पर 0 आ रहा है, साइन nπ पर 0 आ रहा है, 0 पर भी 0 है,
पाई पर भी 0 है, 2 पाई पर भी 0, तो साइन n पाई पर 0 आ रहा है। ये चीजें थी ऑब्जर्व करने की। कोस कहां पर 0 आ रहा है, साइन कहां पर 0 आ रहा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। अच्छा, तो देखो अब अगली बात ऑब्जर्व करते हैं। पूरा रेवोल्यूशन ले लिया आपने, यहां तक तो मैंने बात करी भाई, मैं 2 पाई तक बात करके रुक गया था। मैं चलने लगा, यहां से चलने लगा 0 डिग्री, फिर पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, यहां तक की मैंने बात करी, मैं रुक गया। यहां तक की बात करने के बाद मैं रुक गया था। अब इससे अगर आगे बढ़ो, मतलब दोबारा से रेवोल्यूशन आप लेने लगो, भाई आगे चलते गए, फिर से एक रेवोल्यूशन ले लिया, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में क्या आएगा, तो आप देखो, ऑब्जर्व करो, तो एक रेवोल्यूशन लेने के बाद, एक रेवोल्यूशन लेने के बाद हम वापस से पी पॉइंट पर आ जाएंगे। भाई पी से आपने रेवोल्यूशन लेना शुरू करा, वापस से आप पी पे आ गए, तो जो एक्स है इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई से, तो वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन जो हैं ये चेंज नहीं होंगी। साइन और कोसाइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स, ये तुम्हारा साइन एक्स ही होगा, इसका मतलब साइन एक्स ही होगा। क्योंकि मैं बोलूं साइन ऑफ 420 डिग्री, तो 420 डिग्री का मतलब क्या हुआ, मैंने 360 डिग्री लिया, फिर से मैं आगे 60 डिग्री आ गया, तो वो साइन 60 वाली ही वैल्यू लेने वाला है। सेम विल हैपन विद कोस। कोस 2n पाई प्लस एक्स करोगे तो ये भी बेटा आपका कोस एक्स ही होगा, ये भी आपका कोस एक्स ही होगा। ठीक है, क्योंकि घूम फिर के तुम उसी पॉइंट पर आ जा रहे हो। साइन 60 डिग्री की बात करूं मैं और साइन 420 डिग्री की बात करूं, 420 का मतलब हो गया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद से फिर से 60 डिग्री, तो वहीं पर अराइव हो जाऊंगा। तो साइन 2n पाई प्लस एक्स की बात करो या कोस 2n पाई प्लस एक्स की बात करो, ये साइन एक्स और कोस एक्स ही रहेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं यहां खड़ा था, मैंने घूमना शुरू किया, अब मैं यहां पहुंच गया, मेरे को यहां पे एक इस पॉइंट पर एक एप्पल मिल रहा है, तो मैंने घूमते टाइम एक एप्पल मिला था, अब मैं फिर से घूमा तो एक और एप्पल मिल जाएगा। एप्पल वैल्यू सेम है, वो एक ही एप्पल मिल रहा है, चाहे अब मैं कितने भी चक्कर काटूं, ऐसा नहीं है कि 5 चक्कर काटूं तो इस बार 5 एप्पल एक साथ मिलेंगे, हर बार एक ही एप्पल मिलेगा। ठीक है, हर बार आपका एक ही एप्पल मिलेगा बेटा, क्लियर है ना। वही तो घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ जा रहे हो, तो साइन 2n पाई प्लस एक्स करो या कोस 2n पाई प्लस एक्स करो, ये आपके सेम वैल्यूज लेने वाले हैं। ठीक है, और साइन एक्स तुम्हें बता ही दिया, साइन एक्स 0 कहां आ रहा था, 0 पर 0 आ रहा था, पाई पर 0 आ रहा था, 2 पाई पर 0 आ रहा था, 3 पाई पर 0 आ रहा था। मतलब साइन एक्स अगर 0 आ रहा है तो एक्स आपका n पाई है, ये मैं आपको ऑब्जर्व करा ही चुका हूं। ये अभी अभी आपको ऑब्जर्व कराया था इस टेबल में कि साइन n पाई मेरा 0 आ रहा है, और यहाँ पे n आपका z से बिलोंग कर ही रहा था, n आपका z से इंटीजर से बिलोंग कर ही रहा था। नेक्स्ट बात करूं, कोस एक्स 0 कब कब आ रहा था बेटा, पाई बाई 2 पर 0 आ रहा था। ठीक है, फिर 3 पाई बाई 2 पर 0 आ रहा था, ऐसे ही 5 पाई बाई 2 पर भी 0 आएगा, और वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी 0 रहेगा। तो ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, तो ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 करने के लिए अगर कोस एक्स 0 है, मतलब मेरा एक्स होने वाला है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो, इस ये यूनिट सर्कल ना तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पोस्टमार्टम करा दे रहा है, सारे आंसर ये खुद दे रहा है। यहां से जो हम डिफाइन करके चल रहे हैं, यहां से जो हम डिफाइन करके चल रहे हैं, वहां से मेरे को सारे आंसर मिल जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से एकदम ऑब्जर्व करना, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं लगेगी बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सब कुछ आपको आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगी। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन। अब बेटा बाकी सारे फंक्शंस को डिफाइन करता हूं मैं जब, ठीक है, तो हम बाकी सारे फंक्शन को डिफाइन करें तो कोसिकेंट एक्स होगा 1 अपॉन साइन एक्स, कोसिकेंट एक्स होगा बेटा 1 अपॉन साइन एक्स, और यहां पर एक्स एन पाई नहीं हो सकता। क्यों? अगर बेटा एक्स एन पाई हो गया, अगर एक्स एन पाई हो गया तो
तो आप जानते हो ये 0 हो जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। तो ध्यान रखना है जब भी बाकी फंक्शंस को, किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो आप बोल देना पहले कि x क्या क्या नहीं हो सकता। जहां पर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आपका 0 हो रहा हो उसको बेटा अनडिफाइंड बना दे रहा हो। सीकेंट x को डिफाइन करूंगा तो वो होगा 1/cos x, और cos x कहां पर 0 था, 2n + 1 π/2 पर, तो x 2n + 1 π/2 नहीं हो सकता। ये क्या करेगा, अनडिफाइंड सिचुएशन पर ले जाएगा जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, टेंजेंट x होगा sin x/cos x, टेंजेंट x होगा sin x/cos x, जहां पर x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। क्यों, क्योंकि यहां पर cos x डिनोमिनेटर में है, तो cos x का 0 ना होना आवश्यक है, cos x का 0 ना होना आवश्यक है। तो दैट विल गिव यू sin x/cos x एंड x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। ठीक है, फिर मैं कोट x को बेटा डिफाइन करूं, कोट x को डिफाइन करने लगूंगा, वो होगा cos x/sin x। इस बार क्या नहीं होना चाहिए, इस बार sin x 0 नहीं होना चाहिए, इस बार sin x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x nπ नहीं हो सकता, x nπ नहीं हो सकता। इसके अलावा सारी वैल्यूज ले लेगा, nπ के अलावा, यहां पर 2n + 1 π/2 के अलावा सारी वैल्यूज ले लेगा। तो ये आपके फंक्शन डिफाइन हो गए, ये आपके बाकी के सारे फंक्शंस डिफाइन हो गए। तो अब हमारे 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड है, cos x, sin x, tan x, cot x, secant x, cosecant x, ये सारे बेटा हमने कर लिए हैं डिफाइन। ठीक है, ये डेफिनेशन थी आपकी। इस सारी डेफिनेशन को आंख बंद करना, वो यूनिट सर्कल दिखेगा, यूनिट सर्कल से सब कुछ फॉलो करते हुए चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप। बहुत आराम से देखना इसको और साथ साथ थ्योरी भी पढ़ते रहना, क्योंकि एक बार देखो ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल्स, ये सारे चैप्टर बच्चों को टफ क्यों लगते हैं, क्योंकि बेसिक्स नहीं सीखते हैं। और यहां पर हम बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहे हैं, तो आप भी उतना ही बेसिक से सीखिए, बहुत आसान लगने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, नाउ अब बेटा जब मैं बात कर रहा था यूनिट सर्कल में, तो मैंने देखा था a² + b² = 1, इससे मेरा आ गया था cos² x + sin² x = 1। पहली वाली आइडेंटिटी तो मैं ला ही चुका था पहले से ही, sin² x + cos² x = 1। अब इसमें पहले वाली आइडेंटिटी को, पूरी की पूरी आइडेंटिटी को डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय sin² x, पूरी की पूरी इक्वेशन को sin² x से मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, sin² x अपॉन sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इक्वल टू 1/sin² x। तो sin² x अपॉन sin² x 1 प्लस cos² x अपॉन sin² x cot² x इक्वल टू 1/sin² x cosecant² x। तो ये मेरी थर्ड आइडेंटिटी प्रूव हो गई, 1 + cot² x इक्वल टू cosecant² x, या फिर इसको लिख लो cosecant² x माइनस cot² x इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अच्छा, मैं अब इसी 1 को पूरी इक्वेशन को डिवाइड 1/cos² x कर दूं, डिवाइड 1/cos² x, तो क्या आएगा, sin² x अपॉन cos² x प्लस cos² x अपॉन cos² x इक्वल टू 1/cos² x, 1/cos² x। तो sin² x अपॉन cos² x तो बन गया बेटा टेंजेंट² x, क्या बन गया, टेंजेंट² x प्लस cos² x कैंसिल प्लस 1 इक्वल टू 1/cos² x बन गया secant² x। तो आपकी ये सेकंड वाली आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, secant² x माइनस टेंजेंट² x इक्वल टू 1, secant² x माइनस टेंजेंट² x इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हो, secant² x माइनस टेंजेंट² इक्वल टू 1। तो ये तीनों आइडेंटिटीज याद रखना है, याद नहीं रह पाए
तो यूनिट सर्कल का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 याद है, और फिर उसके आगे का तरीका मेरे को करना आता है। बट इतने सारे क्वेश्चंस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये याद भी रहने लग जाएंगी। ऐसे परेशान मत होना कि एक ही दिन में सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। क्या करा करो, इस प्रकार के आइडेंटिटीज को एक पेज पर लिखा करो, सारे फॉर्मूलाज को, और जहां पर भी पढ़ते हो, स्टडी टेबल है, आपका रूम है, वहां पर दीवार पर पेस्ट कर दो, ताकि कभी भी जब भी खाली टाइम मिले, जैसे कॉफी पी रहे हो तो कॉफी पीते पीते ऐसे ऑब्जर्व कर लिया, तो कीप ऑन ऑब्जर्विंग, बार बार ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज बिल्कुल अच्छे से याद रहने लग जाएंगी। क्लियर? मूविंग ऑन। अच्छा, अब बेटा ये आप बचपन में भी सीख चुके हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू किस पॉइंट पर क्या होती है, वो टेबल तुम्हारे सामने है। इस टेबल को याद रखने का तरीका भी बता देता हूं। टेबल को याद रखने का तरीका देखो, ये सारी आइडेंटिटीज अपने आप आ जाएगी। एंगल लिख लो पहले, ये स्टैंडर्ड कुछ एंगल्स है जिनका रिपीटेडली यूज होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मैंने लिख लिया एंगल्स बेटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इन्हीं के ऊपर क्या लिखो ना, 0, 1, 2, 3, 4, ये लिखना है मेरे को, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड भी कर दिया मैंने सबको, और सबका स्क्वायर रूट भी ले लो, सबका स्क्वायर रूट भी ले लो। इतना काम करने में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, एक बार सीखने की जरूरत है। अब जो ये वैल्यू देगा ना बेटा, ये साइन की वैल्यू दे देगा, ये साइन की वैल्यू दे देगा। यहां पर साइन लिखा, 0/4 जीरो होने वाला है, मतलब साइन 0 डिग्री पर 0 आएगा, हम देख भी चुके हैं। 1/4 इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 1/2 आएगा, साइन 30 डिग्री हो गया मेरा 1/2। 2/4 मतलब ये कैंसिल होगा, 1/2 बचा, और बेटा स्क्वायर रूट लगाए तो 1/√2। ठीक है, फिर यहां से आया √3/2, और यहां से 1 तो ये 1 ही रहा। ये आ गई आपकी साइन की वैल्यूज। अब कोस की वैल्यू अगर लिखना चाहो तो इसका उल्टा लिख दो, यहां पर 1 था तो इधर से लिखना शुरू करो, 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2, और ये फिर ये 0। साइन और कोस की आ गई। अब टेंजेंट की वैल्यू निकाल पाओगे तुम भाई, साइन 0 कोस 0, टेंजेंट होता है साइन, टेंजेंट एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, मतलब 0/1 0 होगा। 1/2 अपॉन √3/2 मतलब 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 मतलब 1, √3/2 अपॉन 1/2 मतलब √3, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। साइन टेंजेंट 90 आ गया आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपकी टेबल बन गई, यही तो आपकी टेबल बन गई। मैं आपको 90 तक सिखा रहा हूं, मैंने आपको 90 तक सिखा दिया, अब उससे आगे भी तुम चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है भाई, साइन फिर 180 पर पहुंच जाएंगे, फिर से 0 होगा, फिर 3π/2 पे -1 होगा, 2π पे आपका 0 होगा। ये यूनिट सर्कल में मैं दिखा भी चुका हूं। अच्छा, साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यू आ गई, तो अब बेटा कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की लिखने में तो वैसे ही कष्ट नहीं आएगा। कोट की लिखनी है तो 1/10 कर दूंगा, ठीक है। सीकेंट की लिखनी है 1/cos कर दूंगा, कोसिकेंट की लिखनी है 1/sin कर दूंगा, राइट। तो ये आपकी इस तरीके से टेबल बन गई, ये आपकी टेबल बन गई है। क्लियर है? यहां तक कि शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी, इससे आगे की वैल्यूज भी तुम्हें यूनिट सर्कल में बेटा दिखा ही चुका हूं। क्लियर है? ओके, ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। वही यूनिट सर्कल लिया मैंने, ये पॉइंट P A, B ले लिया, ये पॉइंट लिया मैंने Q, जो लिया मैंने A, -B। A तो पॉजिटिव साइड ही है और -B क्योंकि y एक्सेस के हम नेगेटिव साइड की तरफ आ गए। और ये एंगल बेटा, ये आपकी x है, ये भी आपकी x है। अब क्लॉकवाइज वाला एंगल तो आपको पता है पॉजिटिव एंगल होता है, तो ये x है,
एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव होता है वो तो एक्स है, और क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव एंगल होता है तो ये माइनस एक्स एंगल है, माइनस एक्स एंगल है। तो यहां पे देख पा रहे हो एओपी एक्स है, एओपी आपका एक्स है, एओक्यू आपका माइनस एक्स है ना। एंगल एओपी जो है एक्स है, एंगल एओक्यू आपका माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है मेरा, ठीक है। अब अगर तुम्हें ऑब्जर्व करना हो कोस ऑफ माइनस एक्स लो, तुम अगर कोस ऑफ माइनस एक्स अगर तुम लो बेटा, मतलब कोस इस नेगेटिव एंगल का, तो यहां पर कोस पॉजिटिव ही वैल्यू ले रहा है, ए तो पॉजिटिव ही वैल्यू ले रहा है, मतलब कोस ऑफ माइनस एक्स तुम्हारा ए ही आ गया, और ए क्या था, कोस एक्स। तो कोस ऑफ माइनस एक्स हो गया आपका कोस एक्स। कोस ऑफ माइनस एक्स इज कोस ऑफ एक्स, मतलब कोस एक नेगेटिव एंगल का बराबर होगा कोस पॉजिटिव एंगल के, कोस पॉजिटिव एंगल के बराबर होगा। अच्छा, अगली चीज ऑब्जर्व करें, साइन ऑफ माइनस एक्स अगर ऑब्जर्व करूं, साइन ऑफ माइनस एक्स बेटा, इस बार साइन ऑफ माइनस एक्स लो इस नेगेटिव एंगल का, तो मैं देख पा रहा हूं माइनस बी है, माइनस बी है, मतलब साफ साफ है कि माइनस ऑफ साइन एक्स हो रहा है। तो साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ पॉजिटिव एंगल, तो कोस ऑफ माइनस एक्स आ गया कोस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स आ गया बेटा माइनस साइन एक्स। ये बात याद रखना, ये बात बिल्कुल तुम्हें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। विजुअलाइज करा दिया, ऑब्जर्व करा दिए, विजुअलाइज भी करा दिया, ऑब्जर्व भी करा दिए। अब देखो बेटा, क्योंकि हम यूनिट सर्कल पर हैं, क्योंकि हम यूनिट सर्कल पर हैं, तो आपका ए और बी दोनों ही क्या वैल्यूज ले सकते हैं, -1 से लेके 1 तक। ए और बी क्या वैल्यू ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। यूनिट सर्कल पर हैं, ए जो है आपका -1 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है, बी जो है -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इनके बीच में लाई करिए। ए इज बिटवीन -1 to 1, बी इज बिटवीन -1 to 1, मतलब क्लियर है cos x and sin x they are between, they will always be between -1 to 1, ठीक है, they will always be between -1 से 1 और -1 से 1। तो तुम्हें अब पता चल गया cos x की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, sin x की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। अब बेटा देखो, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही है, तो ये आपके जो कार्टेशियन प्लेन में क्या है, क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें मैं बात करूं बेटा, साइन भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, ए भी पॉजिटिव है तुम्हारा, बी भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोस भी पॉजिटिव होगा। साइन और कोस पॉजिटिव है तो टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, सीकेंट भी पॉजिटिव होगा और कोट भी पॉजिटिव होगा, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, क्योंकि ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव है दोनों की दोनों। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आया बेटा, ए नेगेटिव हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आया ए नेगेटिव हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, तुम्हारा ए नेगेटिव हो जा रहा है, बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव होने का मतलब साइन पॉजिटिव, ए नेगेटिव होने का मतलब कोस बेटा नेगेटिव। अब साइन अपॉन कोस करोगे तो टेंजेंट भी नेगेटिव होगा, कोसिकेंट देखोगे 1 अपॉन साइन, मतलब साइन पॉजिटिव तो 1 अपॉन साइन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद सीकेंट की बात करोगे, सीकेंट है बेटा आपका, सीकेंट है आपका 1 अपॉन कोस, ये भी नेगेटिव होगा। कोट है आपका कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, साइन और इसका उल्टा कोसिकेंट, केवल ये दोनों पॉजिटिव हैं।
थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ए भी तुम्हारा नेगेटिव है, ठीक है, ए भी नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, बी भी नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, ए नेगेटिव ले रहा है, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव लिया मतलब कोस नेगेटिव, बी नेगेटिव लिया मतलब साइन नेगेटिव, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो इनको अपोन में करेंगे तो टेंजेंट तो पॉजिटिव हो जाएगा, टेंजेंट पॉजिटिव होगा और कोट पॉजिटिव हो जाएगा। भाई माइनस साइन अपॉन कोस करो तो माइनस माइनस आपस में पॉजिटिव दे देंगे। अच्छा, 1 अपॉन साइन करोगे तो नेगेटिव आएगा, 1 अपॉन कोस करोगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, मेरा टेंजेंट और कोट पॉजिटिव आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव है बेटा, इस बार ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। ए पॉजिटिव होने का मतलब कोस पॉजिटिव, ए पॉजिटिव होने का मतलब कोस पॉजिटिव, बी नेगेटिव होने का मतलब साइन नेगेटिव। दोनों में से एक नेगेटिव है तो टेंजेंट भी नेगेटिव होगा, कोट भी नेगेटिव होगा। अच्छा, ए पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव है तो 1 अपॉन कोस जो सीकेंट है ये भी पॉजिटिव होगा, और साइन नेगेटिव है तो कोसिकेंट भी नेगेटिव होगा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कोस और सीकेंट पॉजिटिव हैं, कोस और सीकेंट पॉजिटिव हैं। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं तुम्हें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कौन। दो ट्रिक्स हैं बेटा, कोई सी भी जो तुम्हें बेटर लगे वो याद कर लेना। एक तो है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ए से ओल, ए से ओल, एस से साइन, टी से टेंजेंट, सी से कोस, कोसाइन। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में ओल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में एस, ऐड शुगर तो साइन पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में 2 टेंजेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव। या तो ऐड शुगर टू कॉफी याद कर लेना, या फिर याद कर लेना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। भाई स्कूल के बाद कहां जाना चाहते हो, कॉलेज जाना चाहते हो, तो ए से ओल, एस से साइन, टी से टेंजेंट, सी से कोस। तो ये तुम्हारे साइन आ गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, फिर से तुम्हारे यूनिट सर्कल ने आंसर दे दिए हैं, फिर से तुम्हारे यूनिट सर्कल ने आंसर दे दिए हैं। यूनिट सर्कल होना कार्टेशियन प्लेन का, तो ऐसे टैटू बनवा लो, यहां पर ना टैटू बनवा लो, पता चल जाएंगे तुम्हें आंसर्स। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं बेटा डोमेन एंड रेंज की। डोमेन क्या होते हैं, डोमेन होता है कि इनपुट क्या हो सकता है, डोमेन का मतलब होता है फंक्शन में इनपुट, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। मतलब मैं एक मशीन लेके आया, इस मशीन में इनपुट डाला मैंने गन्ना, इनपुट डाला मैंने गन्ना, तो इस मशीन से गन्ने का रस निकला, गन्ने का रस निकल गया, तो डोमेन हुआ गन्ना, रेंज हुआ रस, आउटपुट होता है रेंज, और बेटा इनपुट होता है डोमेन। अब तुम जानते हो कि साइन एक्स और कोस एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स सारे के सारे रियल नंबर पे आपने पूरे देख लिए, तो इनकी जो डोमेन है साइन एक्स और कोस एक्स की, ठीक है, साइन एक्स और कोस एक्स की डोमेन है वो होने वाली है ऑल रियल नंबर्स। सारे कुछ भी रियल नंबर तुम ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, उस पर तुम्हारा साइन ये इनपुट दे देगा। और आउटपुट मैं तुम्हें दिखा ही चुका हूं कि साइन -1 और 1 के बीच में लाए करता है हमेशा, कोस भी -1 और 1 के बीच में लाए करता है। तो रेंज हो जाएगी -1 से 1, क्लोज इंटरवल। रेंज दोनों की ही, साइन की भी और कोस की भी रेंज हो जाएगी क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, साइन एक्स और कोस एक्स हर जगह डिफाइंड है, तो डोमेन हो गई आपकी सारे के सारे रियल नंबर। और बेटा आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में दे रहा है, तो रेंज आ गई आपकी -1 to 1, -1 से लेके 1 तक। क्लियर? चलिए अब बात करूं मैं कोसिकेंट एक्स की। कोसिकेंट एक्स का मतलब क्या है बेटा,
कोसिकेंट एक्स का है 1/sin x, और मैं जानता हूं यहां पर मैं sin x की जगह x को n पाई नहीं ले सकता। x को n पाई लेते ये नोट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये n पाई इसका इनपुट नहीं है, n पाई जो है इसका इनपुट नहीं है। और बेटा n पाई जब इसका इनपुट ही नहीं है तो इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन होगी सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट x n पाई। x n पाई नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर। यहीं पर तो ये नोट डिफाइंड हो रहा है, n पाई पर नोट डिफाइंड हो रहा है, तो n पाई नहीं हो सकती डोमेन, बाकी सारे रियल नंबर हो गए। ठीक है, बाकी के सारे रियल नंबर हो गए। और इसकी रेंज देखोगे तो रेंज आएगी पूरा रियल नंबर, लेकिन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेस देन -1 होना चाहिए। -1 से छोटा सब कुछ, 1 से बड़ा सब कुछ। -1 से 1 का बीच का नहीं आएगा कोसिकेंट में, क्योंकि दिस इज डिफाइंड एज 1/sin x, दिस इज डिफाइंड एज 1/sin x। और सीकेंट एक्स की जब मैं बात करूंगा बेटा, सीकेंट एक्स की जब मैं बात करूंगा तो आप जान रहे हो सीकेंट एक्स होता है 1/cos x, सीकेंट एक्स होता है 1/cos x। तो ये नोट डिफाइंड हो जाएगा अगर cos x 0। cos x कब 0 होता है, जब x = 2n + 1 π/2 हो। तो इसके डोमेन में, इसके इनपुट में सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2। और इसकी भी रेंज सारे रियल नंबर होंगे, -1 से तो छोटी होनी चाहिए और 1 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, -1 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। इनके बीच की वैल्यूज इसकी रेंज में नहीं आएंगी, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज 1/cos x। ठीक है, तो इनपुट होता है डोमेन, आउटपुट होता है रेंज। इनपुट डोमेन, आउटपुट रेंज, ये याद रखना। अब बेटा टेंजेंट एक्स की बात करो, टेंजेंट एक्स को क्या डिफाइन कर रहे हो तुम, sin x/cos x। मतलब ये नोट डिफाइंड हो जाएगा अगर x 2n + 1 π/2 हो गया तो, इसलिए x ये वैल्यू नहीं ले सकता, x ये वैल्यू नहीं ले सकता, इसलिए इसका डोमेन हो गया x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, जहां पर x बराबर नहीं होना चाहिए 2n + 1 π/2 के। और बेटा रेंज पूरे के पूरे रियल नंबर्स ले लेगा, ये सारे रियल नंबर्स पर एक वैल्यू देगा, सारे रियल नंबर्स पर एक वैल्यू देगा ये। ठीक है, उसी तरीके से कोट को सारे रियल नंबर्स उसकी वैल्यू में आएंगे, आउटपुट सारा रियल नंबर आएगा। कोट एक्स को डिफाइन करते हैं cos x/sin x, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा अगर x n पाई हो गया तो मतलब sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो x n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर इसकी डोमेन होंगे, बाकी सारे के सारे रियल नंबर इसकी डोमेन होंगे। और रेंज इसकी भी पूरे के पूरे सारे के सारे रियल नंबर इसकी रेंज होंगे। हर रियल नंबर कहीं ना कहीं इसके आउटपुट में आ जाएगा, हर रियल नंबर कहीं ना कहीं इसके आउटपुट में आ जाएगा बेटा। ऑल राइट, मूविंग ऑन। तो अब तुम देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के साथ क्या हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज किया 0 to 1, सेकेंड क्वाड्रेंट में वापस 1 से 0, थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 to 0, ऐसे सारे का ऑब्जर्व कर सकते हो। तुम्हें अच्छे से ऑब्जर्व करा दिया ये मैंने, ठीक है। इसमें तो तुम लोगों को कोई लोड नहीं है, इसमें तो तुम लोगों को कोई लोड नहीं है, आप देख भी सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो। इसका मैं यूज करूंगा ग्राफ बनाने में, इसका मैं यूज करूंगा ग्राफ बनाने में। भाई पहले तुम इसमें ऑब्जर्व कर लेना, पहले क्वाड्रेंट में साइन के साथ क्या हो रहा था, साइन 0 से शुरू हुआ 1 तक गया, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से शुरू हुआ 0 तक आया, थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से शुरू हुआ -1 तक आया, ठीक है, फिर -1 से 0 तक। इस प्रकार से बाकी फंक्शन का भी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, बाकी फंक्शन का भी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर? ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन। अब बेटा ग्राफ देख लेते हैं। यह है साइन एक्स का ग्राफ। साइन 0 आपका 0 था, फिर बेटा 90 डिग्री पर साइन आपका 1 हो गया मैक्सिमम वैल्यू, फिर पाए पर पहुंचे फिर से 0 आ गया, ठीक है,
सॉरी पाई बाय 2 पर जो है आपका, सॉरी पाई पर ये क्या हुआ, 3 पाई बाय 2 पर, पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पर क्या हुआ, -1 आ गया, फिर 2 पाई पर फिर से 0 आ गया। तो देख रहे हो फंक्शन इस तरीके से वेव में जा रहा है, साइन का रिपीट होते जा रहा है, और हर 2 पाई के बाद इसका सेम बिहेवियर है। 0 से 2 पाई में सेम बिहेवियर, फिर 2 पाई से 4 पाई में सेम बिहेवियर, 0 से -2 पाई में सेम बिहेवियर, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो तुम जानते हो हमेशा 1 और -1 है ही, इसकी -1 और 1 है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका सिंपल क्लियर हुआ। तो हर 2 पाई पर सेम बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है, हर 2 पाई पर सेम बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। इसलिए तुमने देखा था साइन ऑफ, सबसे तुम्हें जो ऑब्जर्व कराया था कि क्या कर रहे थे हम, साइन ऑफ, ये वाली चीज की बात कर रहा हूं मैं, आपको दिखा देता हूं, ऑब्जर्व करा देता हूं। साइन ऑफ 2n पाई प्लस x हमेशा साइन x आ रहा था, क्योंकि 2 पाई के बाद सेम बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा था। ठीक है, ग्राफ में ऑब्जर्व भी कर पा रहे हो, कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस x जो है ये आपका साइन x ही आ रहा है, सेम बिहेवियर एग्जिबिट हो रहा है, तो ये साइन x का ग्राफ हो गया। कोस x का इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 पे 1 से शुरू होने वाला है। तो कोस x का ग्राफ देखो, कोस x का ग्राफ देखूं तो कोस 0 पर 1 था, फिर 90 पर 0 हुआ, पाई पर -1 हुआ, और फिर 3 पाई बाय 2 पर आपका फिर से 0 हो गया, 3 पाई बाय 2 पर फिर से 0 हो गया। इसको भी अगर तुम ऑब्जर्व करोगे 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक वेरिएशन है, फिर सेम बिहेवियर, यही सेक्शन उठा के आगे पेस्ट, यही सेक्शन उठा के आगे पेस्ट, यही सेक्शन उठा के इधर पेस्टेड, यही सेक्शन उठा के इधर पेस्टेड। ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख ही चुके हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो ये कोस x का ग्राफ डिकोड हो गया तुम्हारा, कोस x का ग्राफ डिकोड हो गया। ऑलराइट, मूविंग ऑन। टेंजेंट x का ग्राफ देखना है मेरे को। टेंजेंट 0 पर 0 है, और बेटा क्या हो रहा है आपका कि आप पाई बाय 2 को जैसे ही अप्रोच करते हो, पाई बाय 2 पर टेंजेंट का क्या होता है, टेंजेंट के पाई बाय 2 की मैं बात करूं तो क्या होता है, अनडिफाइंड हो रहा है, वो अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब ऐसी वैल्यू जो मैंने आज तक नहीं ले रही, देख रहे। तो जैसे ही पाई बाय 2 अप्रोच करते जाएगा, एक अनडिफाइंड लार्ज वैल्यू आ गई मेरी, बहुत लार्ज वैल्यू। ठीक है, बहुत लार्ज वैल्यू आ गई यहां पर। ठीक है, सेम आपके -∞ की तरफ गया, ठीक है, -पाई बाय 2 पे, +∞ की तरफ चला जाएगा पाई बाय 2 पर। और आप देखोगे तो ये जो ग्राफ है आपका -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच वाला सेक्शन अगर उठाओ तो यही सेक्शन रिपीटेड है। मतलब टोटल ये कितना हो गया, पाई भाई -पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, या फिर ऐसे बोल लो कि 0 से पाई तक के बीच में पूरा ग्राफ आ गया। 0 से पाई वाला आधा सेक्शन, इनको उठाओ, आधा आधा बार बार हम पुट करते जा रहे हैं, आधा आधा बार बार हम पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसके n जो ये है भाई साइन अपॉन कोस था, तो 2n + 1 पाई बाय 2, ये इसके डोमेन में नहीं है, तो कभी भी एग्जैक्ट पाई बाय 2 पर नहीं आएगा, एग्जैक्ट पाई बाय 2 पर डिफाइन हो रहा है, बस पाई बाय 2 को अप्रोच करता है। पाई बाय 2 पे तो अनडिफाइंड खुद ही हो जाएगा, तो पाई बाय 2 को जितना ज्यादा अप्रोच करेगा पाई बाय 2 को, उतनी एक बड़ी वैल्यू देता जाएगा, और सारे रियल नंबर इसकी रेंज में हैं ही। कोट x का ग्राफ भी इसी तरीके से होगा, ये भी 0 से पाई में अपना पूरा बिहेवियर एग्जिबिट कर दे रहा है, 0 से पाई में अपना पूरा बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। ये बेटा कभी भी पाई को अप्रोच नहीं करेगा, ये कभी भी पाई को, n पाई को अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि कोट x का मतलब है कोस x अपॉन साइन x, और n पाई होते ही तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये कभी भी अप्रोच नहीं करेगा, और यही सेक्शन बार बार इसके रिपीटेड है। 0 से पाई का जो बिहेवियर है इसका वही रिपीटेड है। 0 से 2 पाई में साइन और कोस का बिहेवियर पूरा का पूरा शो हो जा रहा था, और 0 से पाई में टेन और कोट का पूरा बिहेवियर एग्जिबिट हो जा रहा है, पूरा का पूरा बिहेवियर मेरे को दिख जा रहा है।
सेक एक्स की बात करूंगा बेटा, सीकेंट एक्स की बात करें, इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है, अगर तुम देखना चाहो इसके, तो क्या आई थी तुम्हारे पास डोमेन, अगर मैं इसकी तुम्हें दिखा के लाऊं, सीकेंट एक्स की मैं अगर बात करूं तुम्हारे सामने, सीकेंट एक्स की बात करूं, तो क्या होना चाहिए बेटा, इसके डोमेन में 2n+1 π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/cos डिफाइंड है, और रेंज जो है -1 से छोटी या 1 से बड़ी रहेगी, -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं ले रही। वही तुम बिहेवियर ग्राफ में भी ऑब्जर्व करोगे, -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं ले रही, -1 और 1 के बीच में ये कभी भी सीकेंट वैल्यू ले ही नहीं रहा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बिहेवियर, ये भी अपना 0 से पाई में पूरा बिहेवियर दिखा देगा, ये हाफ और ये वाला हाफ, ठीक है। और सीकेंट का मतलब है 1/cos, तो इनपुट में कभी भी π/2 को 2n+1 π/2 ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को कभी नहीं लेगा, ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को कभी नहीं लेगा। जब जब इनको अप्रोच करने जाएगा तो एक काफी बड़ी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, जब जब इनको अप्रोच करने जाएगा एक काफी बड़ी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स के ग्राफ की बात करूं तो कोसिकेंट एक्स होता है 1/sin x, ठीक है। ये कभी भी n पाई को अप्रोच नहीं करेगा, ये कभी भी बेटा n पाई को अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि n पाई को बस अप्रोच करेगा, n पाई को अचीव नहीं करेगा। n पाई का इनपुट होते ही अनडिफाइंड हो जाएगा, n पाई का अगर मैंने लिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और इसकी भी रेंज -1 और 1 के बीच के पॉइंट्स नहीं लेगी, तो ये भी अपना पूरा बिहेवियर 0 से पाई के बीच में दिखा दे रहा है। तो साइन और कोस अपना पूरा बिहेवियर दिखा देते हैं 0 से 2 पाई के बीच में। बाकी चारों को ऑब्जर्व करो, कोसिकेंट भी 0 से पाई के बीच में अपना 0 से पाई और 0 से 2 पाई के बीच में अपना पूरा बिहेवियर दिखा दे रहा है। 0 से पाई लेके और 0 से 2 पाई के बीच में अपना बिहेवियर दिखा दे रहा है। ये भी आपका 0 से पाई, ठीक है, और फिर पाई से 2 पाई के बीच में यहां पर अपना पूरा बिहेवियर एग्जिबिट कर दे रहा है। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये केवल 0 से पाई के बीच में अपना बिहेवियर एग्जिबिट कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा केवल 0 से पाई के बीच में। तो ये थे आपके ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पोस्टमार्टम, इन डिटेल हमने सब कुछ कवर किया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। वीडियो आपकी हेल्प कर रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।